तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही खास टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से डेली मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो बच्चों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखिए कि पैरामेडिकल का कोर्स कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर मैंने 10+2 यानी 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, सर मैंने 12th कॉमर्स से किया है, सर मैंने 12th आर्ट से किया है, सर मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, प्लीज़ सर मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसके बाद सैनिटेस्पेक्टर, उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक, और फिर इसके बाद स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स जिसको जीएनएम आप लोग बोलते हैं, ये केवल महिलाओं के लिए है। इसके बाद एएनएम नर्सिंग कोर्स, ये भी केवल महिलाओं के लिए है। इसके बाद डेंटल मैकेनिक्स और फिर डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है, तो बच्चों इतने कोर्सेज आपके बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। 2021 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार 2022 में नंबर ऑफ कोर्सेज जो है बढ़ती हुई नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2021 का है अभी। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षाओं में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका 10+2 पीसीबी से था या फिर पीसीएम से था, है ना। यदि आप पीसीबी से किए हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप 10+2 पीसीएम से किए हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं? तो जी नहीं, यहाँ पे आर्ट्स वाले स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, ना ही कॉमर्स वाले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिखा गया है कि इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे पीसीएम वाले स्टूडेंट भी फार्मेसी कोर्स को कर सकते हैं और पीसीबी वाले स्टूडेंट भी फार्मेसी कोर्स को कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 10+2 में बायो लिए हुए होते हैं लेकिन मैथ्स को एक्स्ट्रा में रख देते हैं, है ना, या फिर मैथ्स को मेन में लेते हैं, बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में रख लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी फार्मेसी के लिए, है ना। तो उनको फॉर्म अप्लाई करते समय एक ऑप्शन आएगा पीसीएमबी, है ना। तो पीसीएमबी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। जब आप लोग का फॉर्म निकलेगा, जब आप लोग अप्लाई करने जाइएगा ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि यदि आप लोगों ने पीसीएम से किया है तो पीसीएम सेलेक्ट कीजिए, यदि आप लोगों ने पीसीबी से किया है 10+2 तो पीसीबी सेलेक्ट कीजिए, यदि आप लोगों ने पीसीएमबी से किया है तो पीसीएमबी सेलेक्ट कर देना है। अब जीएनएम कोर्स को कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? तो देखिए लिखा भी हुआ है कि ये कोर्स केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, और यहाँ पे 10+2 विज्ञान विषयों में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 40% प्राप्त अंक आपने किया होगा, और साथ ही साथ अगर अंग्रेजी विषय में भी आपने उत्तीर्ण किए होंगे तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है बच्चों कि जीएनएम जो कोर्स है केवल महिलाओं के लिए होगा, और वही स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है जिनका 12th जो है पीसीबी से है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है ना, वही स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी जो है आपका कम से कम 40% अंक होना चाहिए, यानी फिजिक्स में भी 40% कम से कम होना चाहिए 12th में, केमिस्ट्री में भी 12th में 40% होना चाहिए, बायोलॉजी में भी 40% होना चाहिए, तभी जाकर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं? तो जी नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स, इस कोर्स के लिए विज्ञान विषयों में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान का होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए ये भी लिखा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यहाँ पे यानी न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी जितने भी एससी और एसटी वाले स्टूडेंट हैं जो एससी एसटी वर्ग में आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5% छूट दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना।
अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 यानी इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, वो भी स्टूडेंट जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवार के योग्य होंगे। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना 10+2 नहीं करते हैं, वो कोई वोकेशनल नर्सिंग कोर्स कर लेंगे यानी इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स कर लेंगे तो ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन वो इंस्टीट्यूट का मान्यता प्राप्त होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आईएनसी के द्वारा। अगर उस इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त है और अगर आप इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो भी आप इस परीक्षा में जो है एलिजिबल है, इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट से आप किए हैं नर्सिंग वोकेशनल कोर्स, वो इंस्टीट्यूट को आईएनसी के द्वारा यानी इंडियन नर्सिंग ऑफ काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और इस कोर्स में भी देखिए आपका जो है 40% अंक होना चाहिए, यानी कोई भी अगर आप इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स करते हैं उसमें पास हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे 40%, जी हाँ दोस्तों 40% होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ कहा गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आती है एएनएम कोर्स की, ठीक है। तो एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वह भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवार के योग्य होंगे। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि यदि आप लोगों ने 12th किया है, ठीक है, अब आपका 12th किसी भी चीज़ से हो, या साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों ने 10+2 यानी 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, आप लोग इस कोर्स को यानी एएनएम कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि आप साइंस के स्टूडेंट ही होने चाहिए। देखिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए आपने। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है बच्चों कि यदि आपने साइंस से किया है 12th या आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है, ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 10+2 में आपका जो है 40% प्राप्त अंक होना चाहिए, यानी 40% प्राप्त अंकों के साथ आपने यदि 12th का एग्ज़ाम पास किया है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। यानी देखिए मिनिमम जो है 40% होना चाहिए, मतलब 40% के नीचे अगर आपका मार्क्स है तो आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 40% प्राप्त अंकों के साथ आपने 10+2 पास किया है तो आप सभी बच्चे इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे जितने भी शेष पाठ्यक्रम बच चुके हैं, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने फार्मेसी का देखा, जीएनएम का देखा और एएनएम का देखा। अभी तक तो हम लोगों ने 3 ही कोर्सेज के बारे में देखा और बाकी जितने भी बच गए हैं ना, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वही स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो अब देखिए जितने भी कोर्सेज बच्चे लाइक एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, डेंटल मैकेनिक्स हो गया, डेंटल हाइजेनिस्ट हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, जितने भी कोर्सेज अभी बच चुके हैं उस सभी कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है कि 10+2 आपका पीसीबी से होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए, समझ में आया। और देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनका साइंस में पीसीबी होता है तो उनमें तो इंग्लिश तो होगा ही होगा, है ना। तो देखिए इसमें मेन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका पीसीबी होना चाहिए 10+2 से, तभी आप लोग बाकी के जितने भी कोर्सेज अभी मैंने बताया उन सभी में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान या समकक्ष में भौतिक विज्ञान एवं रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान या गणित और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो अब देखिए बच्चों एक कोर्स है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है। अब इस कोर्स को कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट पीसीबी के हैं वो भी कर सकते हैं या जो स्टूडेंट 10+2 पीसीएम से किए हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए बच्चों बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनका बायो भी होता है, मैथ एक्स्ट्रा में होता है, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं मैथ होता है उनका लेकिन बायो एक्स्ट्रा में होता है, तो वो भी बच्चे है ना, वो भी स्टूडेंट सभी कोर्स के लिए एलिजिबल है। बशर्ते जब फॉर्म निकलेगा ना तो आपको देखिए होता क्या है, वहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि 10+2 आप किस चीज़ से किए हैं, ठीक है। तो 10+2 यदि आप लोगों ने मैथ से किया है यानी तो वहाँ पे पीसीएम का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने 10+2 बायो से किया है
है ना। साइंस में बायो से किया है तो आपको पीसीबी भरना होता है। यदि आपका मान लीजिए बायो है लेकिन मैथ्स एक्स्ट्रा में है तो उस सिचुएशन में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा पीसीएमबी, ठीक है। ये पीसीएमबी वाला ऑप्शन आप लोग फॉर्म भरते समय इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जाकर यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। मतलब कहने का मतलब आप लोग किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट इस कोर्स के लिए जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, यानी वही है। यहाँ पर भी ये जो डेंटल का कोर्स है, डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट, इसके लिए भी जो है पीसीबी का होना अनिवार्य है, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आप पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।